हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए कर रहे हैं और बीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इंग्लिश लिटरेचर को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूरा का पूरा एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर लेकर आ गई हूँ और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से जो भी क्वेश्चन इस बार 2026 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और उसका आंसर भी पूरा मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर जाकर आपको कैसे लिखना है अपने एग्जाम में पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो सेक्शन सी में क्वेश्चंस इस पेपर में दिए गए हैं, पूछे गए हैं, उनमें से कौन ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार भी आएगा पूरा डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ पूरा आंसर भी बताने वाली हूँ। मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ भी नहीं पढ़ा, मात्र ये एक वीडियो आप एंड तक देख लो। ये महासंग्राम क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश लिटरेचर में आपके पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। तो आपके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, ये बात आप जानते हो। 3 सेक्शन आपके होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए आपका होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 घंटे आपके दिए जाते हैं, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में 2 घंटे ही केवल दिए जाते हैं और आपका मैक्सिमम मार्क 75 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और साथ ही साथ पूरा आंसर भी सॉल्व कराऊंगी, जो एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप केवल इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के आंसर को तैयार कर लीजिए। सेक्शन ए में आपसे कहा जा रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए यानी लिखिए। गिव आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स और सभी क्वेश्चंस के आंसर को 50 वर्ड्स में यानी 50 शब्दों में लिखिए। 50 शब्दों का मतलब समझ रहे हैं, 4 से 5 लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 5 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में और कई यूनिवर्सिटीज़ में 10 क्वेश्चन। तो देखिए पेपर का पैटर्न आपका अलग अलग हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है। तो चलिए हम 10 क्वेश्चंस को देखते हैं और जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं पूरा आंसर भी हम डिटेल में देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रैवल लॉग। तो ट्रैवल लॉग क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उसको हम कंप्लीट करवा चुके हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, सब कुछ हमने आपको नोट्स के साथ पढ़ाया है। देखिए जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं नोट्स खुद बनाकर अपलोड करते हैं ताकि वो नोट्स आप अपने एग्जाम में आप देखो उसको कि एग्जाम में जाकर मुझे ऐसे ही लिखना है। आप उस नोट्स के थ्रू अपने नोट्स बनाओ, आप उसको लर्न करो या उसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो। आपको नहीं लर्न करना है, आप हमारी वीडियोस देख लो। हम वीडियोस में ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक वीडियो देखकर ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। डिफाइन द टर्म ट्रेवलॉग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2026 में ज़रूर आएगा। 10 क्वेश्चन बताने के बाद सबका आंसर भी सीक्वेंस में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हम सेक्शन ए को पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके यूनिट नंबर 8 में पूछा गया है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसको कैसे लिखना है अभी बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन शॉर्ट स्टोरी। आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में आप लोगों ने प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। उसी में आपको पूछ रहा है कैरेक्टर्स के बारे में यानी कैरेक्टराइजेशन। देखिए मैंने आप लोगों को जब कैरेक्टराइजेशन पढ़ाया था तो बताया था कि कोई भी स्टोरी विदाउट कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती। मतलब हम कल्पना ही नहीं कर सकते, हम इमेजिन कर ही नहीं सकते कि विदाउट कैरेक्टर्स कोई स्टोरी हो सकती है। आप अगर कोई मूवी या ड्रामा देख रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर्स होता है, हीरो, हीरोइन, उसकी फैमिली, विलेन, हर कोई होता है। तो अगर वो सब ना हो तो क्या मूवी या ड्रामा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो वैसे ही जब भी कोई राइटर शॉर्ट स्टोरी लिखता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं
जैसे आपने द लास्ट लीफ स्टोरी पढ़ी जिसमें आपने जॉन सी श्यू या बेहरमैन को देखा। उसके अलावा द लेमेंट में आप लोगों ने उसका घोड़ा देखा, आयोना का घोड़ा देखा। वो भी एक कैरेक्टर ही है, भले वो एक जानवर है। तो कैरेक्टर्स कोई भी हो सकता है, इंसान जानवर कोई भी हो सकता है। आयोना भी कैरेक्टर है। आपने देखा अलग अलग स्टोरीज पढ़ी, आपने द बाबा स्टेट यूनियन पढ़ा, उसके अलावा द अंडर द बनियान ट्री पढ़ा। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। तो वही कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है। कैसे आंसर जाके आपको लिखना है मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये महासंग्राम क्लास वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की है ताकि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकें। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस रविंद्रनाथ टैगोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर के कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान का वर्णन कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़े राइटर थे इंडिया के, तो इनका कंट्रीब्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1 में आपने जितने भी राइटर्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ा है उनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन पेपर में देखिए पूछे भी गए हैं। और इनके अलावा श्री अरबिंदो के बारे में पढ़िएगा, सरोजनी नायडू के बारे में पढ़िएगा, या आप मुल्क राज आनंद के बारे में पढ़िएगा, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखिए इस पेपर में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा है, तो आपसे श्री अरबिंदो के बारे में भी पूछ सकता है। बट रविन्द्रनाथ टैगोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके लिए, तो इनका कंट्रीब्यूशन इस पेपर में पूछा गया, तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी इसी वीडियो में। बाकी यूनिट नंबर 1 में हमने कई सारी वीडियोस कंट्रीब्यूशन के लिए अपलोड की है अलग अलग राइटर्स के लिए, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मेमोयर। ये आपका जो मेमोयर है ये कभी भी लॉन्ग में नहीं पूछेगा, एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा शॉर्ट में आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन लॉन्ग में आ सकता है, बट ये मेमोयर कभी लॉन्ग में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक प्रोज स्टाइल है जो आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए आपकी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 ये ऐसी यूनिट है जो हमेशा शॉर्ट यानी वेरी शॉर्ट में ही पूछी जाती है, सेक्शन ए में पूछी जाती है। सेक्शन बी या सी में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। तो मैंने एक वीडियो अपलोड भी की है कि आपके यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से लॉन्ग में आएगा, कहाँ से शॉर्ट में आएगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल पे हमारे अपलोड किया, अभी जल्दी अपलोड किया, 1-2 दिन हो रहा है, आप देख लीजिएगा। अगला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये वेरी शॉर्ट में हर बार पूछता है, हर यूनिवर्सिटी में पूछता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ये एक प्रोज स्टाइल है, यूनिट नंबर 2 में आपने पढ़ा है, और ये कभी भी लॉन्ग में नहीं आएगा, केवल 50 वर्ड्स में ही आपको लिखना होगा, शॉर्ट में ही पूछेगा, मतलब सेक्शन ए में। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगी अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ब्लॉगिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनेक्डोट। ये भी कभी लॉन्ग में नहीं आता, हमेशा सेक्शन ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन द टर्म एंटीथेसिस। ये भी कभी लॉन्ग में नहीं आएगा, सेक्शन ए में ही आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हर साल सेक्शन ए में ही आते हैं। अगर आप चाहते हैं सेक्शन ए की तैयारी अच्छी हो तो आप यूनिट 2 और यूनिट 3 को ही पढ़िएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से आपके सेक्शन ए में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके वेरी शॉर्ट में पूछेगा वो है, व्हाट इज द यूज ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन प्रोज राइटिंग। ह्यूमर एंड पैथोस दोनों अलग अलग प्रोज डिवाइस है जिसका यूज राइटर अपनी राइटिंग में करता है, यानी शॉर्ट स्टोरीज या नॉवेल वगैरह लिखते टाइम इसका यूज करता है। तो ये क्या होता है सब आप पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 3 में। तो चलिए मैं इन 10 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करा देती हूँ, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में कैसे जाकर आंसर लिखना है वो अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं, उसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया, डिफाइन द टर्म ट्रैवलॉग। तो डिफाइन द टर्म ट्रैवलॉग, इसका आंसर आप अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो देखो हमेशा ये वेरी शॉर्ट में ही आएगा, तो आपको केवल यहाँ से यहाँ तक बस आपको लिखना है। आपका 2 नंबर पक्का है हर क्वेश्चन से, यानी 20 नंबर आपके पूरे पक्के हैं सेक्शन ए से ये वीडियो देखने के बाद। ए ट्रैवलॉग इज ए सिंपल स्टोरी ऑफ समवन्स ट्रैवल। ट्रैवलॉग का मतलब ही ट्रैवल यानी कि यात्रा का वर्णन। ऐसा राइटिंग स्टाइल मतलब कि ये ऐसी राइटिंग होती है जिसमें ट्रैवल का वर्णन होता है। ए ट्रैवलॉग इज ए सिंपल स्टोरी। ट्रैवलॉग एक सिंपल स्टोरी होती है ऑफ समवन्स ट्रैवल, किसी के यात्रा की। इट टेल्स, ये कहता है वेयर दे वेंट, कि वे कहाँ गए। दैट दे सा, उन्होंने क्या देखा।
एंड हाउ दे फेल्ड, और उन्होंने क्या महसूस किया। देखो, कोई भी राइटर जब कहीं घूमने जाता है तो उस यात्रा का वर्णन अगर कर दे कि वो कहाँ गया, किस लिए गया, उसने वहाँ क्या देखा, वहाँ जाकर उसने क्या महसूस किया, उस जगह के लिए उसका क्या एक्सपीरियंसेस रहा, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर वो अपनी राइटिंग में लिख दे तो वो ट्रैवेलॉग बन जाता है। इट डिस्क्राइब्स प्लेसेस, ये डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है प्लेसेस यानी उस जगह को, पीपल वहाँ के लोगों के बारे में, फूड यानी वहाँ के खाने के बारे में, एंड इंटरेस्टिंग मोमेंट्स फ्रॉम द ट्रिप, और जो भी इंटरेस्टिंग मोमेंट होते हैं, जो भी ऐसे पल होते हैं उस यात्रा के, उस ट्रिप के, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, उनके बारे में वो लिखता है अपने ट्रैवेलॉग में। तो वही ट्रैवेलॉग है। जैसे अगर आप ही कहीं घूमने गए और आप सोचते हैं मैं इस पर एक ट्रैवेलॉग लिखूंगा, मतलब आप इस पर सोचते हैं कि मैं कुछ लिखूंगा, अपनी यात्रा का वर्णन करूंगा या करूंगी, तो आप सब कुछ लिख देंगे, तो वो ट्रैवेलॉग है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है रीडर्स इमेजिन द जर्नी एंड अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग टू न्यू प्लेसेस। तो ये मदद करता है रीडर की इमेजिन करने में, जर्नी यानी यात्रा को, अंडरस्टैंड और समझने में, द एक्सपीरियंसेस अनुभव को, ऑफ ट्रेवलिंग ट्रेवल के, टू न्यू प्लेसेस। तो जो भी रीडर पढ़ता है ट्रेवलॉग को तो उस जगह के बारे में उसके एक्सपीरियंस समझ आते हैं, उस यात्रा के बारे में वो समझता है, नई नई जगहों के बारे में उसे जानकारी मिलती है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो अब देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एक एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो क्वेश्चंस कई सालों से पूछे जा रहे हैं बीए के एग्जाम में, अगर आप उनको पढ़कर जाते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तैयारी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो वैसे तो मैंने सारे टॉपिक पर वीडियो अपलोड की है, 8 यूनिट्स को पढ़ा दिया है, और ये महा मैराथन क्लास मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी एक वीडियो से अच्छे से कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वॉज क्रिएटेड बाय रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पहली बार बनाया था रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन ने। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। देखिए क्या होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है यूज टू मेक स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशंस, जिसमें कि स्लाइड्स का यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। किसका यूज़ किया जाता है? स्लाइड्स का यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। और पावर पॉइंट को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पीपीटी भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर केवल पीपीटी से भी क्वेश्चन पूछ दे कि डिफाइन पीपीटी, तो आपको पावर पॉइंट के बारे में लिखना है। यू कैन ऐड टेक्स्ट, तुम इसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो, वीडियोस को ऐड कर सकते हो, चार्ट्स को ऐड करते हो, एंड डिज़ाइन टू एक्सप्लेन योर आइडियाज़ क्लियरली। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है जो टेक्स्ट, इमेज, चार्ट और वीडियो का इस्तेमाल करके प्रोफेशनल स्लाइड शो बनाने में मदद करता है, जिससे किसी भी जानकारी को, जैसे डेटा को या प्रोजेक्ट को या आइडिया को आसानी से विजुअली समझाया जा सकता है। मतलब आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि मीटिंग होती है तो एक सामने प्रेजेंटेशन लगा होता है जिसको ऐसे लोग मतलब चेंज कर करके बदल के अपना पूरा प्रोजेक्ट अपने मीटिंग में सभी लोगों को समझाते हैं ताकि लोग अच्छे से समझ में आ जाएं। उस पर चीज़ें दिखती भी हैं और समझ में भी आती हैं। तो आप उसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो और अपने आइडियाज़ को अच्छे से लोगों को समझा सकते हो। इट हेल्प्स, ये मदद करता है स्टूडेंट, टीचर्स एंड प्रोफेशनल सोज इंफॉर्मेशन इन ए सिंपल एंड अट्रैक्टिव वे। तो ये जो होता है ना, स्टूडेंट के लिए भी मदद करता है, टीचर्स के लिए भी काम आता है, क्योंकि देखो आज के टाइम में ना टीचर्स भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्लासरूम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, स्लाइड्स के थ्रू बच्चों को वो लेक्चर देते हैं ताकि बच्चे उसके बारे में अच्छे से समझ जाएं। और प्रोफेशनल वे में भी इसका यूज़ किया जाता है और आज के टाइम में तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा जाएगा वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन ए शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर्स की क्या इम्पोर्टेंस है? तो कोई भी स्टोरी है विदाउट कैरेक्टर हो ही नहीं सकती। तो आप कैसे एग्जाम में जाकर लिखोगे
कैरेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज क्योंकि दे मेक द स्टोरीज इंटरेस्टिंग। दे मतलब वे, मेक मतलब बनाते हैं, स्टोरी मतलब कहानी को, इंटरेस्टिंग मतलब एकदम इंटरेस्टिंग, जिसमें रीडर का दिल लगे पढ़ने में, रुचि जागे। दे शो फीलिंग्स, एक्शन एंड प्रॉब्लम्स, और कैरेक्टर ही शो करते हैं, दिखाते हैं फीलिंग्स को, एक्शंस को एंड प्रॉब्लम्स को। आप लोगों ने द लास्ट लिव शॉर्ट स्टोरी पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने देखा कि जॉन्शी बीमार हो जाती है, सी उसकी दोस्त है, उसको अच्छा करने के लिए दिन रात कोशिश करती है, उसको हंसाती है, लेकिन वो फिर भी सही नहीं होती, और बेहरमैन नाम का एक बूढ़ा आदमी उसकी मदद कर देता है, जो कि 60 साल का है, एक पत्ती क्रिएट करता है और उससे जॉन्सी की जान बच जाती है। तो स्टोरीज हमें काफ़ी सारे मैसेजेस भी देती हैं, प्रॉब्लम्स को भी दिखाती हैं, फीलिंग्स भी हमारी जगाती हैं। थ्रू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के द्वारा वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। हैपनिंग मतलब हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है। तो विदाउट कैरेक्टर हम ये सब कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। कैरेक्टर्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी के अंदर, तभी हम समझ पाते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है एंड वाई, और क्यों हो रहा है। दे हेल्प द रीडर कनेक्ट विद द स्टोरी। तो कैरेक्टर्स ही हेल्प करते हैं, मदद करते हैं रीडर यानी पाठक, जो पढ़ने वाला है। आप कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो आप रीडर हैं, तो कैरेक्टर ही रीडर की हेल्प करते हैं कनेक्ट होने में, जुड़ने में स्टोरी के साथ, लर्न लेसन्स को समझने में, एंड एंजॉय द इवेंट्स, और इवेंट्स को एंजॉय करने में। विदाउट कैरेक्टर्स के बिना ए स्टोरी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कैरेक्टर्स ही होते हैं, तभी हम सब कुछ समझ पाते हैं। मैंने आपको मूवी का ही एग्जाम्पल दिया था, अगर उसमें कोई कैरेक्टर ही ना हो तो क्या मूवी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो यही बात आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, डिस्कस रविन्द्रनाथ टैगोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। तो आप कैसे लिखेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट इंडियन पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड पेंटर। ये बहुत ही फेमस इंडियन राइटर थे, पोएट थे, म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार थे, पेंटर भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 में, उनका जन्म हुआ 7 मई 1861 इन कोलकाता। तो 1861 में 7 मई को कोलकाता में इनका जन्म हुआ। ही रोड गीतांजलि, इन्होंने गीतांजलि लिखी, फॉर विच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1913। देखिए, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही फेमस पोइट्री है, और इसके लिए उनको लिटरेचर में 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और पूरे भारत में, और भारत के साथ साथ पूरे एशिया में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सुनकर भी अच्छा लगता है कि पूरे इंडिया के साथ साथ ये पूरे एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में इनकी पोएट्री गीतांजलि के लिए। टैगोर आल्सो रोट इंडियाज़ नेशनल एंथम। टैगोर ने साथ ही साथ इंडिया का नेशनल एंथम लिखा, जंगन मन आप लोग पढ़ते हैं, उसके वो भी इन्होंने ही लिखा है। ही ओपन टू स्कूल विश्व भारती, इन्होंने एक स्कूल भी खोला विश्व भारती एट शांति निकेतन। ही डाइड ऑन 7 अगस्त 1941 लिविंग ए रिच कल्चर लिगेसी, और इनकी मृत्यु 1941 में 7 अगस्त को हो गई। यहाँ पर मैंने कुछ मेजर वर्क्स को भी नोट किया है, आप देख लीजिएगा। मेजर वर्क्स में आपका आ जाता है, पोएट्री में आ जाता है गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, और प्लेज यानी नाटक में आ जाता है द पोस्ट ऑफिस, रेड ओलिएंडर्स, और उसके अलावा चित्रा आ जाता है, इनका नाटक ड्रामा है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। ये सब इनके फेमस ड्रामाज हैं। और नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी में आ जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर की द होम एंड द वर्ल्ड एंड गोरा। द होम एंड द वर्ल्ड आप जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, गोरा, और उसके अलावा द हंग्री स्टोन्स, ये इनकी स्टोरी है, और ये दोनों इनका नॉवेल है। और 5th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, डिफाइन द टर्म मेमोयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में ही पूछता है, कभी लॉन्ग में नहीं पूछता। ए मेमोयर इज ए ट्रू स्टोरी, एक मेमोयर एक ट्रू स्टोरी है, रिटन बाय ए पर्सन, जो एक पर्सन के द्वारा लिखी जाती है, अबाउट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स। इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं फ्रॉम देयर ओन लाइफ, उसकी ओन लाइफ के बारे में। देखो, बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी ही लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट के बारे में लिखते हैं जो उसके लिए काफ़ी खास हो, वो मोमेंट उसे याद आ रहे हो। मेमोयर का मतलब स्मृति, यादों पर बेस्ड होता है।
इट डिस्क्राइब्स रियल एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स एंड लेसन दे लर्न। और जो मेमायर होता है ये रियल एक्सपीरियंसेस को दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है, लेसन्स को दिखाता है जो राइटर ने लर्न की होती है, सीखी होती है कुछ पलों में। ए मेमायर डज नॉट टेल द होल स्टोरी। जो मेमायर है ये पूरी जीवन की कहानी नहीं कहता। ओनली स्पेशल इवेंट्स, कुछ खास पल होते हैं दैट वर मीनिंगफुल टू द राइटर, जो राइटर के लिए काफ़ी मीनिंगफुल या मतलब मेमोरी अच्छी होती है राइटर की। मतलब कि देखो जैसे राइटर कहीं गया है या उसका कोई भी ज़िंदगी का ऐसा पल हो जो उसे काफ़ी याद आ रहा है, उसको सुनकर, देखकर, सोचकर काफ़ी उसे अच्छा लग रहा है, तो वो उसकी यादों में उस पल के, एक खास पल की याद में कुछ लिख डालता है। तो वो उसके रियल मतलब पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बट होल लाइफ स्टोरी नहीं होती। कुछ पलों की स्टोरी होती है, कहानी होती है, वो मेमायर होती है। इट हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द राइटर्स पर्सनल जर्नी। और मेमायर मदद करती है रीडर की राइटर की पर्सनल जर्नी को समझने में। तो राइटर अपनी पूरी बायोग्राफी ना लिख करके अपने ज़िंदगी का कुछ खास पल लिखता है मेमोरी के रूप में, और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स को वो डिस्क्राइब करता है, तो वो मेमायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है पेपर में, जो आपसे ज़रूर पूछेगा, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कई सालों के पेपर देखे हैं जिसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। तो शॉर्ट यानी वेरी शॉर्ट में लिखना है 50 शब्दों में। तो आप कैसे लिखोगे देखो। ए बायोग्राफी इज़ ए लाइफ स्टोरी। बायोग्राफी यानी कि जीवनी हिंदी में बोलते हैं, एक लाइफ स्टोरी, जीवन की कहानी होती है। रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। अबाउट ए पर्सन, किसी व्यक्ति की, यानी किसी व्यक्ति की जीवन की कहानी किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, वो बायोग्राफी है। एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ ए लाइफ स्टोरी। और ऑटोबायोग्राफी, जिसको हिंदी में आत्मकथा कहते हैं, एक लाइफ स्टोरी होती है रिटन बाय द पर्सन देमसेल्फ, जो उस व्यक्ति के द्वारा खुद ही लिखी जाती है जिसकी खुद की जीवनी है। यानी अगर आप अपनी लाइफ को अपने हाथों से लिख दें तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी हो गई, और अगर आपकी लाइफ को आपका दोस्त से लिख दे तो वो क्या हो गया, बायोग्राफी हो गई, क्योंकि आपने अपने हाथों से अपनी लाइफ नहीं लिखी, किसी और ने लिखी। जब हम अपने हाथों से अपनी जीवनी लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। बस यही डिफरेंस है, सारी चीज़ें सेम होंगी, बस लिखने की वजह से नाम बदल गया और अंतर आ गया। इन ए बायोग्राफी, बायोग्राफी में द राइटर यूजेज रिसर्च, राइटर रिसर्च करता है उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में उसे लिखना है। इन एन ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी में द राइटर शेयर्स पर्सनल मेमोरीज, राइटर अपने लाइफ की पर्सनल मेमोरीज को शेयर करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, अपने फेलियर को, अपने सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट को, सब कुछ शेयर करता है। और बायोग्राफी में यही चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इंसान खुद नहीं एक्सप्लेन करता, कोई और उसके बारे में लिख देता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे पूछेगा वो है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ब्लॉगिंग आपसे ज़रूर पूछेगा, ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग मीन्स राइटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ब्लॉगिंग का मतलब है राइटिंग, लिखना, और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना दूसरों के साथ, आइडियाज़ शेयर करना और स्टोरीज़ को शेयर करना ऑन ए वेबसाइट, एक वेबसाइट पर, कॉल्ड ए ब्लॉग, तो वो ब्लॉग कहलाता है। तो अगर किसी वेबसाइट पर कोई आइडिया, स्टोरीज़ या इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, वो ब्लॉग है। जैसे अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, आप गूगल पे सर्च करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने आती है, आप कोई भी खोल के पढ़ते हो, वो एक ब्लॉग है जो रिटन रूप में आपको मिल रहा है। पीपुल राइट अबाउट टॉपिक्स दे लाइक, तो पीपुल, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ब्लॉग लिखना काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो अलग अलग टॉपिक पर ब्लॉग्स लिखते हैं, जैसे कि सच एज ट्रैवल के बारे में, फूड के बारे में, स्टडी के बारे में, न्यूज़ के बारे में। तो जिस बारे में भी आपको जानकारी चाहिए होती है, पढ़ना होता है, वो आप सर्च करते हो गूगल पे, आपको मिल जाता है, वो ब्लॉग है। इट हेल्प्स देम एक्सप्रेस देमसेल्फ, शेयर नॉलेज एंड कनेक्ट विद रीडर्स ऑनलाइन। तो ये मदद करता है एक्सप्रेस देमसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करने में, नॉलेज को शेयर करने में, और रीडर्स को ऑनलाइन कनेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अनेक्डोट। अनेक्डोट एक प्रोज डिवाइस है, यूनिट नंबर 3 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए क्या होता है। एन अनेक्डोट इज़ ए शॉर्ट, एंगेजिंग एंड ऑफन पर्सनल स्टोरी अबाउट ए रियल इंसिडेंट और पर्सन, used to illustrate a point, add color, build connection or entertain within a larger work, making abstract idea readable, the messages or memorable.
तो देखिए क्या होता है ये एनेक्डोट। ये लिटरेचर में एक छोटी सी कहानी होती है जो इंटरेस्टिंग होती है और अक्सर पर्सनल बेस्ड होती है। मतलब इसका जो इंसिडेंट हो रियल होता है, पर्सनल बेस्ड होता है, जो किसी वास्तविकता या घटना या किसी व्यक्ति के बारे में होती है। तो मतलब ये रियल हो सकती है, रियल होती है, किसी घटना के बारे में होती है, किसी पर्सन के बारे में होती है। इसका उपयोग लिटरेचर में किसी बात के बारे में होता है। देखो, इसका उपयोग साहित्य में किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, उसमें रंग भरने के लिए, ऐड कलर, रंग भरने के लिए, या जुड़ाव पैदा करने के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेक्डोट के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस क्या है, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। वैसे तो मैंने जो यूनिट नंबर 3 पर वीडियो अपलोड की है, सब कुछ आपको पढ़ाया है। एंटीथेसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है वेयर टू अपोजिट आइडियाज़, जहाँ पर दो अलग अलग आइडियाज़ को आर पुट टुगेदर, जिनको पुट मतलब रखा जाता है, टुगेदर मतलब एक साथ, इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में, टू मेक द मीनिंग क्लियरर एंड स्ट्रॉन्गर, मीनिंग को क्लियर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि इट शोज कंट्रास्ट, और ये कंट्रास्ट दिखाता है। एग्जाम्पल है, लव इज स्वीट बट हेट इज बिटर। तो यहाँ लव और हेट दोनों एकदम अपोजिट हैं, लेकिन इनको एक साथ रखा गया है, तो यही होता है एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एंटीथेसिस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीथेसिस आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 3 देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन प्रोज राइटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ह्यूमर एंड पैथोस क्या है प्रोज राइटिंग में। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, यानी कि राइटर जब अपने रीडर को हंसाना चाहता है तो वो ह्यूमर का यूज़ अपनी स्टोरीज में करता है, और दुखी करना चाहता है तो पैथोस का यूज़ करता है। ह्यूमर इज ए लिटरेरी टूल। ह्यूमर एक लिटरेरी टूल या डिवाइस है दैट मेक्स, जो कि बनाता है, ऑडियंसेस लव, रीडर या दर्शक को हंसाता है। ऑथर यूज्ड ह्यूमर इन हिज वर्क फॉर एंटरटेन फॉर देयर ऑडियंस और रीडर। ह्यूमर का यूज़ राइटर तब करता है अपने वर्क में जब वो अपने रीडर का एंटरटेन कराना चाहता है, उसको हंसाना चाहता है। पैथोस इज ए पार्ट ऑफ ए पोएम, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी और अदर वर्क्स ऑफ लिटरेचर। पैथोस किसी भी पोएम, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा या लिटरेचर के किसी भी वर्ग का वो हिस्सा होता है विच मेक्स द रीडर और ऑडियंस फील सॉरो और पिटी, जो रीडर और या ऑडियंस को काफ़ी दुखी और पिटी यानी उदास बना देता है, दुखी कर देता है। तो जब राइटर हंसाना चाहता है तब ह्यूमर का यूज़ करता है, रुलाना या उदास करना चाहता है तब पैथोस का यूज़ करता है। पैथोस मतलब देखो करुणा या दया होता है, और हास्य मतलब ह्यूमर होता है, यानी हंसाने के लिए ह्यूमर का यूज़ होगा और उदास करने के लिए, सॉरो करने के लिए पैथोस का यूज़ होगा। तो इसका यूज़ राइटर अक्सर अपने शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉवेल में करता है। तो किस में करता है, नॉवेल में, शॉर्ट स्टोरी में या पोएम में। अब हम सेक्शन बी देखने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 5। तो हमने सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर लिया। अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखते हैं, और इसके आंसर आपको कैसे पता चलेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर हमने डिटेल में अपलोड किया है हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर। तो इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं लिंक डाल दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखकर पूरे आंसर को तैयार कर लीजिएगा। देखो, सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में वो आपकी शॉर्ट स्टोरीज से ज़्यादा आते हैं या आपके एसेज से ज़्यादा आते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया होता है। और फिर सेक्शन सी में उनके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन सेक्शन सी में आएंगे वो भी आपको बताऊंगी, आंसर कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताऊंगी। देखो, हु सेव्स जॉन्सीज लाइफ एंड हाउ। जॉन्सी की लाइफ कौन बचाता है और कैसे। तो बेहरमैन बचाता है, लास्ट लीफ को क्रिएट करता है दीवार पर और वो जॉन्सी की लाइफ को बचा लेता है। तो द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी के ऊपर हमने डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड की है, आपको उसी में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में ऐसी नहीं है जिस पर हमने डिटेल में वीडियो ना अपलोड की हो, तो देख कर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी स्क्रीनशॉट कीजिए इस क्वेश्चन को। हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन
कंपेनियन टू आयोना। आयोना का घोड़ा उसके लिए एक सच्चा साथी क्यों प्रूव होता है। देखो, आयोना जो कि एक बूढ़ा कैब ड्राइवर है जिसका जवान बेटा मर गया, पूरी दुनिया में इसके दर्द को सुनने वाला नहीं है। द लेमन शॉर्ट स्टोरी से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके राइटर एंटोन चेखव हैं। तो उसमें वो एंड में अपने घोड़े को ही अपनी कहानी सुनाता है, अपना दर्द सुनाता है, और उसका घोड़ा बड़ी खामोशी से उसके दर्द को सुनता है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा द लेमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में, जो वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे ऐड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रेमन फ्रॉम द स्टोरी द टेरर। द टेरर स्टोरी में पढ़ा चुकी हूँ, द रेमन उसमें मेन कैरेक्टर है, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए सभी पर वीडियो अपलोड है, द टेरर पर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड की है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बार बार पूछता है, मैंने कई सारे पेपर्स में देखे हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट। अनीता देसाई की शॉर्ट स्टोरी। आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन सेक्शन बी में शॉर्ट स्टोरी से ही पूछा गया है, तो हर बार शॉर्ट स्टोरी से ही क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं। तो गेम्स एट ट्वाइलाइट पर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड की है, उसमें थीम को भी डिस्कस किया है, देखकर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैज नारायण पोर्ट्रेट विलेज लाइफ अंडर द बनियान ट्री, जिसके राइटर हैं आर के नारायण। आर के नारायण ने अपनी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी अंडर द बनियान ट्री में विलेज लाइफ को पोर्ट्रेट किया है। पोर्ट्रेटेड मतलब होता है चित्रित करना या एक्सप्लेन करना। तो विलेज लाइफ के बारे में उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है अपनी शॉर्ट स्टोरी में, उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। चंदू है आपका एक कैरेक्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन शॉर्ट स्टोरी बाय मुल्क राज आनंद। उसमें चंदू एक बार्बर है, नाई है, उसके कैरेक्टर स्केच पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पे चेक कीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा देखो, एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी आपके पेपर में आएगा, सिलेबस का कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सिलेबस में जो एस्सेज दिए गए हैं, जैसे कि ड्रीम चिल्ड्रन हो गया, या वर्जीनिया वुल्फ का एस्से हो गया, प्रोफेशन फॉर वुमेन, ड्रीम चिल्ड्रन है चार्ल्स लैम का। उसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। ये 3 एस्सेज आपको तैयार करना है एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पेपर में जो पूछा जा रहा है वो ड्रीम चिल्ड्रन से पूछा जा रहा है। देखो, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग, और ड्रीम्स वी वर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द। देखो, पढ़ के लग रहा है ना कि ये ड्रीम चिल्ड्रन से पूछा गया है, जिसके राइटर चार्ल्स लैम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा। चलिए देखिए, देखो यहाँ पता चल रहा है ना कि जॉन नाम किस में आया है, ड्रीम चिल्ड्रन में ही आया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है इसको पढ़ो, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन को भी तैयार रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन आ रहा है द एंजल इन द हाउस, आपको पढ़कर समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन दिया जाए और आप समझ ना पाए तो कि कहाँ से पूछ रहा है, तो पूरा पैसेज आप रीड कर दीजिए। देखो, ये वर्ड बता दे रहा है कि ये प्रोफेशन फॉर वुमेन से पूछा गया है, जिसकी राइटर वर्जीनिया वुल्फ हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम 2026 के लिए। आइए अब सेक्शन सी देखते हैं, और जितना क्वेश्चन आपने सेक्शन बी में देखा है अभी, सभी पर आंसर की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऐड है, देखकर तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन सी होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। किन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, यानी 20 नंबर। 20 नंबर आपको मिलने वाला है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है और आपके सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है और आपके पेपर का 10वां क्वेश्चन है। डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज ए प्रोज राइटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज ए प्रोज राइटर।
ऐसे भी पूछता है और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। तो हमने उस पर वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा, आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। एक सेपरेट वीडियो केवल इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बनाई है, जिसमें केवल इसी क्वेश्चन के आंसर को समझाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द प्रोज स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, राइट ए नोट ऑन चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट या ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट। तो ड्रीम चिल्ड्रन इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट है, तो इस पर भी हमने वीडियो अपलोड किया, आप देख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया है, देखिए, What according to Virginia Woolf is the role of tradition in experience of a woman writer? वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी राइटर थी जो कि वुमेन के लिए लिखा करती थी, एक फेमिनिस्ट राइटर थी जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी। और इनका जो इससे आपके सिलेबस में है, प्रोफेशन फॉर वुमेन, जिसमें ये केवल महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए बात करती हैं, महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करने की बात करती हैं। ये कहती हैं उन बैरियर्स को तोड़ दो जो तुम्हें केवल घर के अंदर बांध के रखते हैं, आगे निकलो, लिखो, पढ़ो, राइटर बनना चाहती हो राइटर बनो। क्योंकि जिस टाइम की बात वर्जीनिया वुल्फ कर रही हैं, उस टाइम अगर एक महिला के लिए कोई आसान काम था तो वो राइटिंग थी। तो ये लिखने की बात करती हैं, वही लिखो जो तुम्हारा दिल चाहता है, अपने पैरों पे खड़ी रहो। जैसे फाइनेंशियल या हर तरीके से ये महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं। तो इस पर भी हमने वीडियो अपलोड की है, वर्जीनिया वुल्फ के से प्रोफेशन फॉर वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। 13 नंबर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन मीन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने वीडियो अपलोड की है, जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में समझा दिया है। तो केवल ये 13 क्वेश्चन सेक्शन ए, बी एंड सी के लिए आपको पढ़ करके जाना है, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र एक वीडियो को पूरा एंड तक आपने देख लिया है, इसमें बताए गए सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। सेक्शन ए तो मैंने पूरा इसी वीडियो में सॉल्व करा दिया। रही बात सेक्शन बी और सी की, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऐड है, देखकर तैयारी कर लीजिए। इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस हमने अपलोड कर दी है, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।